नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर और इसके साथ ही अन्य जो सब्जेक्ट इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और ये जो क्वेश्चन है आपके टीएचटी पीएचडी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण जो सम्मेलन या फिर समारोह जो हुए हैं उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर लिया है। और इसके बाद फिर हम अन्य जो सब्जेक्ट है इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनको करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है सम्मेलन से रहेगा कि भारत में पहला जो G20 शेरपा बैठक जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो उदयपुर राजस्थान जो वहाँ पर हुई थी। इसके बाद है 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये सिंगापुर जो है वहाँ पर हुआ था। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। इसके बाद है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ये हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, ये हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था फिजी में। इसके बाद आ जाता है 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, तो कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। 8वां रसियाना संवाद 2023, ये भी कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में। इसके बाद आ जाता है वैश्विक बाजरा श्री अन्न सम्मेलन, कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क अमेरिका में। पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक, तो ये हुई थी गांधीनगर गुजरात में। दूसरी G20 जो शेरपा बैठक थी ये कुमारकोम केरल में हुई थी। तो पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई थी। और जो दूसरी है G20 शेरपा बैठक ये कुमारकोम केरल में हुई थी। इसके बाद जो दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक यह हुई थी जयपुर राजस्थान में। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। 6ठा हिंदी महासागर सम्मेलन 2023 ढाका बांग्लादेश में। इसके बाद है 32वां जो अरब लीग शिखर सम्मेलन है 2023, ये हुआ है जेदा सऊदी अरब में। 32वां अरब, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, सऊदी अरब, तो जेदा सऊदी अरब में। G20 लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक ये हुई थी पटना बिहार में। लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे लेबर है, लेबर मतलब जो भैये हैं, भैये काम करते हैं, तो भैये कहाँ पर? बिहार में। तो ऐसे आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद है तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, तो कहाँ पर है? श्रीनगर में। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक। 76वां जो विश्व स्वास्थ्य सभा थी 2023, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, तो ये हुई थी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है G20 का जो पर्यटन कार्यसमूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक, G20 में पर्यटन कार्यसमूह और पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक 2023, तो यह हुई थी गोवा में। अर्बन 20 जो मेरियल शिखर सम्मेलन था 2023 का, अहमदाबाद और गांधीनगर वहाँ पर हुआ था। इसके बाद आ जाता है तीसरा G20 शेरपा बैठक 2023, तो तीसरे नंबर का है G20 शेरपा बैठक 2023 की, हम्पी में हुई थी जो कर्नाटक में है। इसके बाद आ जाता है G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023, तो इसकी बैठक जो हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी, सम्मेलन भारत में है। इसके बाद 8वां वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023, 8वां वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 यह हुआ था बीजिंग चीन में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन था 2023 का, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
कौन से नंबर का था? 15वें नंबर का। इसके बाद है संरचनात्मक अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन 2023, यह हुआ था मामल्लपुरम तमिलनाडु में। इसके बाद है ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023, यह हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। इसके बाद है B20 समिट इंडिया 2023, यह हुआ था नई दिल्ली में। इसके बाद है भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन, भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन, तो ये हुआ था नैरोबी केन्या में। इसके बाद है 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। इसके बाद आ जाता है हमारा जो 18वें जो पूर्वी एशिया एवं 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023, 18वां पूर्वी एशिया और 20वां आसिया भारत शिखर सम्मेलन 2023, कहाँ पर हुआ था? जकार्ता। 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? जकार्ता इंडोनेशिया में। 18वां पूर्वी एशिया और 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ है, तो ये दोनों आपने याद रखना है। इसके बाद आ जाता है 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये हुआ है नई दिल्ली में। और 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023, ये नवी मुंबई में। इसके बाद है G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक, तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। इसके बाद है नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2023, ये हुई है इंदौर में जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद है 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन, तो ये हुआ है बेंगलुरु में, कर्नाटक में जो है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक COP28, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं बैठक ये हुई है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस प्रकार से हमारे जो है यहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और अब हमारे जो अन्य सब्जेक्ट हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, एक अध्यापक या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए समकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, तो वह छात्रों की मुख्य बिंदु का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है। छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है। अगर एक अध्यापिका या अध्यापक विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपनी अवबोधनात्मक को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र निर्माण करने को अगर कहती है, तो इसका मतलब है कि वह छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। रचनात्मक जो आंकलन है इसके समय अध्यापक द्वारा बच्चे की मानसिक रचनाशीलता, उसकी सोचने की शैली एवं बौद्धिक विस्तार का परीक्षण किया जाता है और साथ ही कक्षा के दौरान पढ़ाए गए पाठ्यक्रम विषय वस्तु के संदर्भ में उसकी सोच, उसकी विषय वस्तु की पकड़ आदि का भी मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा ब्लूम के पुनः शोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो कौन सा ब्लूम के पुनः संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? मूल्यांकन का जो क्षेत्र है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य हेतु प्रतिपादित किया गया था और इस वर्गीकरण के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के लिए विविध शिक्षा विशारदों के द्वारा शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने के लिए योजनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अध्यापक या फिर अध्यापिका
अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए इनमें से कौन सा समुचित मार्ग है? अध्यापक या फिर अध्यापिका विद्यार्थियों की अगर त्रुटियों में सुधार करना चाहती है, उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक शोधन करना चाहिए। तो इस आधार पर देखें कौन से वाला सही है। अगर अध्यापक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, अध्यापक या फिर जो अध्यापिका है उसका काम है विद्यार्थियों को सही मार्ग का अनुसरण कराना और कक्षा में की जाने वाली गलतियां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली एवं उनके सीखने के क्रम को प्रभावित करती है। लेकिन अध्यापक या अध्यापिका यदि उन गलतियों में संशोधन करते रहे तो विद्यार्थी के सीखने में आगे बढ़ने की क्षमता का विकास होगा। इसके बाद है कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, भावनाओं के प्रति जागरूकता या भावनाओं का प्रबंधन। तो कौन सा कौशल जो भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं है? जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, भावनाओं की आलोचना। तो भावात्मक बुद्धि के प्रत्येक क्षण में न केवल प्रबंधन एवं भावनाओं के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है, बल्कि कक्षा के दौरान आपसी सहपाठी अंतक्रिया भी संपादित होती है। किंतु भावनाओं की आलोचना करने वाले सर्वथा भावनात्मक तत्वों से ही और आलोचनात्मक बिंदु के अंतर्गत ही दिशा निर्देशित होगा। तो कहने का मतलब है आप किसी के जो कक्षा में बेइज्जती तो नहीं कर सकते, तो उसकी आलोचना नहीं आप या कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद है 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय की बुद्धि मापन में 130 अंक प्राप्त किए। तो मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में इतना और तथा इतना है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों की प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें जो कितना आएगा, तो ये आएगा 98%। इसके बाद है इनमें से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पद अनुक्रमात्मक है। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों के अंतःक्रिया है। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जो समर्थन करेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। इसके बाद है कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? तो कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भाग हो। तो कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय यहाँ पर सबसे अधिक लाभकारी हो सकता है? और जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है, बच्चे को ऐसी जगह बिठाना चाहिए जहाँ सबसे कम उनका ध्यान भंग हो, क्योंकि इस बीमारी से जो ग्रसित बच्चा है वो किसी भी बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करने में असमर्थ होता है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण में घटित घटनाओं की तरफ उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसलिए कम ध्यान भंग करने वाले स्थानों पर बैठाकर उसका ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जिन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, अनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया। तो भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र जिन पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दे रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया। इसके बाद है समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। परिवर्तनशील अर्थात लचीली पाठ्यचर्या है। कक्षा में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है। तो समस्या समाधान प्राय उन विद्यार्थियों में सफल है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। अक्सर देखने में आया है कि पाठ्यक्रम की कठिनता और दुर्विधता की वजह से विद्यार्थी स्कूल छोड़ने लगते हैं, किंतु जिन विद्यालयों में परिवर्तनशील अर्थात लचीली पाठ्यचर्या होती है तो वहाँ पर समस्याओं का समाधान अति शीघ्र हो जाता है। इसके बाद है समज्ञानात्मक परिशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर बल देते हैं। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है। तो समज्ञानात्मक परिशिक्षुता और शैक्षिक संवाद क्या है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। समज्ञानात्मक विकास या फिर परीक्षण का तात्पर्य शिक्षा प्रणाली के दौरान सीखने एवं सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है और इसके अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तरक्की शामिल है। तो समज्ञानात्मक प्रशिक्षण एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है और यह अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। नेक्स्ट आ जाता है वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न होना, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तो वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? और जो ऑप्शन यहाँ पर सी में है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा, इसका तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना और वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में अध्यापक या फिर अध्यापिका को समावेशी शिक्षण प्रणाली को लागू करने एवं उनकी सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? तो किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? परिणामकारी वाक्य से, लंबित, अनुश्रुत या परिवर्धित वाक्य से। तो हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, परिवर्धित वाक्य से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी सम समूह में बेहतर सीखते हैं। अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तो योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इनमें से एक सत्य है। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी की उपलब्धि का श्रेणीकरण करना। रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है।
रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। तो कौन से वाला यहाँ पर सही है? अब यहाँ पर जो इनमें सही है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकल्पनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत हो सकता है। नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व समग्र रूप से शिक्षा प्राप्त करें। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। किसी भी जाति, पथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एवं गैर पद अनुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है, न कि सामान्य प्रतिमान है। तो कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। इसके बाद है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अध्यापक केंद्रित, सामाजिक, रचनात्मक, पारंपरिक या रचनात्मक। तो कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। सामाजिक, रचनात्मक। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावनात्मक अनुभव का अंतर किससे संबंधित है? अनुकूलन के स्तर से, विचारों के घनत्व से, समय अंतराल से या भावनाओं की पराकाष्ठा से। अब यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा सेंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये अनुकूलन का स्तर है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। तो कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? तो प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील शुरू हुआ है, यह संज्ञानात्मक है, मानवीय, व्यवहारवादी या समाज सांस्कृतिक है। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, क्या है? मानवीय। इसके बाद है मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा सही है यहाँ पर? अब यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन ए में जो दिया गया है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। वंशक्रम क्या है?
तो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता माता पिता द्वारा संतानों में होने वाले गुणों का संक्रमण है। प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुणों का हस्तांतरण अपनी संतानों में करते हैं और इसी प्रकार पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाता है कि बालक अपने आसपास के पर्यावरण से बहुत सी चीज़ों को ग्रहण करते हैं जो कि वंशानुगत प्रभाव से अलग सापेक्षिक रूप में परिवर्तित होता रहता है और ये दोनों तथ्य विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सापेक्षिक प्रभाव को परिवर्तनशील व्यवस्था के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। तो इसी कारण से ऑप्शन ए को यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षा साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। तो समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है क्या, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित अनौपचारिक संकेत। इसके बाद है बच्चों के भार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है, रचनावादी से, सामाजिक रचनावादी से, व्यवहारवादी से या फिर परिस्थितिक से। तो बच्चों के भार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है और इससे प्राप्त सूचना के प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है, तो इसका जो संबंध है ये परिस्थिति से है, लॉजिकल जो इसको कह देते हैं। तो बच्चे का प्रारंभिक विद्यालय जो उसका जो आस पड़ोस है, उनका घर है, उनके वहाँ का जो माहौल है, इसका जो उनके उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जैसा वहाँ का वातावरण होगा, अगर लड़ाई झगड़े वाला है तो बच्चा भी ऐसे ही बनेगा, अगर शांत माहौल है तो बच्चा भी वैसे ही रहेगा। तो इसका जो परिवार का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थियों के लिए कौन सा उपयुक्त यहाँ पर माना गया है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा वाला है, कौन सा प्रदत्त कार्य अर्थात असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कुशलता एक उच्च समन्वयक के रूप में उभरनी चाहिए और उसके समन्वयक में प्रत्येक विद्यार्थी एक सकारात्मक वातावरण में रहकर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विज्ञान के एक आदर्शात्मक पुस्तक के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों के मूल तत्वों एवं विज्ञान के मानदंडों को पूरा करने के लिए एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही उचित एवं कुशल नेतृत्व का संपादन कर सकता है। इसके बाद है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। तो कौन सा कारण यहाँ पर समस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पनात्मक पाठ्यचर्या का न होना, विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवा का अभाव होना, अध्यापकों को सम उपयुक्त योग्यता वाला न होना और उन्हें कमाई देना। तो विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से
सरकारी संगठन के द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा हुआ है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसका जो यहाँ पर कारण जो है ये ऑप्शन बी में दिया गया है। जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। इसके बाद है कौन सा निहितार्थ जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता या व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति। तो कौन सा निहितार्थ जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। इसके बाद है अधिगम अक्षमताएं हैं, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती हैं। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की अपेक्षा करते हुए भी परिवर्तनशील नहीं होती हैं। वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं। पठन अक्षमता के पर्याय है। तो अधिगम अक्षमताएं क्या है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है। अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे हैं बालक, इनमें विभिन्न बीमारियां जैसे डिसलेक्सिया है, डिस्थीमिया है, डिसमोर्फिया है, ये पाई जाती है। और इन बालकों के परिवार के वातावरण को सुधार कर इनके प्रति सकारात्मक व्यवहार अपनाने के लिए सभी को प्रेरित किए जाने की आवश्यकता होती है। और इस तरह की समस्याएं सामान्य विद्यार्थियों में तो पाई जाती हैं, साथ में उससे अधिक बुद्धि जो लब्धांक वाले बच्चे हैं उनमें भी पाई जाती हैं। इसके बाद जिन पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत है, इनके परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर यह चित्र के माध्यम से बताया गया है। कौन सा जो है आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? कौन सा करेगा यहाँ पर? तो धीरे धीरे होता है विकास, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, सीढ़ी के अनुसार। तो इसी प्रकार से जो विकास ये होगा। तो उन्होंने क्या बताया था अपने सिद्धांत में कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती गई। उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रथम चरण को इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरे को पूर्व से क्रियात्मक अवस्था, तीसरे को मूर्त से क्रियात्मक अवस्था और चौथी को अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था कहा था। तो 4 अवस्थाएं जो इन्होंने बताई थी। इसके बाद है एक अध्यापक या फिर अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो वो हीरे में भी उसे कोई यही दिक्कत आएगी। तो ऐसा जो अनुमान लगाया था किस आधार पर लगाया गया था कि विकास निरंतर होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। विकास की प्रक्रिया के उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो ये जो यहाँ पर अनुमान जो लगाया था किस आधार पर लगाया था? और ये लगाया गया था कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है। कि जैसे पहली सीढ़ी है, पहले वही पूरी करनी होगी, तभी आप दूसरी पर जाओगे। क्योंकि वर्ग को बनाने में चारों भुजाओं की समानता का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वर्ग से पहले किसी बच्चे को कोई ज्यामितीय आकृति, गोले का चिन्ह और आयत की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्रमबद्ध विकास के माध्यम से ही संभव है। और यह तथ्य हीरे की आकृति को बनाने में भी लागू होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सिद्ध होगा कि विकास क्या है, एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। इसके बाद है सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना, गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण, सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से
संबंध रखते हैं। उपचारात्मक प्रत्युत्तर से, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप से, समग्रंथित अधिगम से या हस्तक्षेपी अधिगम से। तो सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक विवेचन, सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन। तो किस प्रारूप से इनका संबंध है? तो इनका जो संबंध है यहाँ पर ये संग्रथित अधिगम से है। कुछ छात्र पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी करने, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में आसक्त एवं कमजोर होते हैं। उनमें तत्काल संबद्धता के गुण गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनाओं, बुद्धिपूर्वक विवेचना, सामग्री प्रबंधन आदि के संदर्भ में संग्रहित या सन्निहित अधिगम की आवश्यकता होती है। इसके बाद है एक समावेशी कक्षा वह है जहाँ समस्याओं का अधिक से अधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु प्रवेश का निर्माण करता है। तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तो कौन से वाला सही यहाँ पर? समावेशी कक्षा के बारे में। और यहाँ पर सही है जो ऑप्शन बी में दिया गया है कि अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभव हेतु प्रवेश का निर्माण करता है। समावेशी जो कक्षा है इसके अंतर्गत न केवल बालक के समाजीकरण को मजबूत करना है बल्कि उसके भविष्य की योजनाओं से सामंजस्य स्थापित करते हुए शिक्षित भी करना है। और इसके लिए अध्यापक की भूमिका बहुत जरूरी है। और इस हेतु अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक प्रवेश का निर्माण करता है और समावेशी कक्षा के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर आपके जो बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हमारे जो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लोकोक्ति। लोकोक्ति मतलब लोगों के द्वारा जो बातें कही गई हैं। तो बतानी आपने जैसे लोक में प्रचलित उक्ति, अप्रचलित व्यक्ति, व्यंग्यार्थ या गुणार्थ। क्या मतलब है इसका लोकोक्ति का? तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर लोक में जो प्रचलित जो बातें होती हैं, उक्ति मतलब बात। इसके बाद है समास का शाब्दिक अर्थ। संक्षिप्त से असंक्षिप्त दोनों या किसी से भी नहीं है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? और श्मश्रण समास है मतलब संक्षिप्ति का दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्दों को हम समास कहेंगे। तो ये क्या है? संक्षिप्ति। इसके बाद उर्वर जो है इसका विलोम कौन सा बनेगा? तो उर्वर का क्या होता है? उर्सर जो होता है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, मतलब बंजर कह देते हैं जिसको। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द है मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। मूक का गलत। मूक किसको कहा जाता है? जो बोल नहीं सकता। तो इसका कौन सा बनेगा? बोलने वाला, वाचाल। इसके बाद है कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है वीर, श्रृंगार, अद्भुत या करुण। तो जो कैसिकी वृत्ति होती है, कैसिकी जो वृत्ति है इससे संबंधित रस कौन सा है? तो इससे संबंधित रस है श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें अशुद्ध बताइए। विश्वविद्यालय ने हिंदी अनिवार्य कर दी है, ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है। कृपया हमारी बात भी सुन ले, इनमें से कोई सा भी नहीं। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, अर्थात कोई सा भी नहीं। इसके बाद है तनि तनुजा तट तुमाल तरवर बहुछाल। अलंकार है 6 का श्रुति लट या वृत्ति अनुप्रास। कौन सा अलंकार है इसमें? अलंकार की बात करें तो वृत्ति अनुप्रास जो है यहाँ पर इसमें अलंकार माना गया है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो उसे हम वृत्ति अनुप्रास कहें, क्योंकि यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ता बहुत बार आया है। नेक्स्ट है साकल का तत्सम होगा संकल का। जंजीर, संध्या, श्रृंखला।
तो कौन सा होगा यहाँ पर इसका, या कोई सा भी नहीं। तो संकर जो है इसका जो तत्सम है, तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत के रूप वैसे लिखे पढ़े बोले जाएंगे, और इनका जो परिवर्तित रूप है उसको हम तद्भव कहेंगे। ये संस्कृत के हैं और ये हिंदी के हैं, तो तद्भव रूप होता है जो हिंदी का है। अब साकल का तत्सम कौन सा बनेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, श्रृंखला, संगड़ का देते हैं जिसे देसी भाषा में, कड़ी। इसके बाद वाक् प्लस में जाल का संधि कौन सी बनेगी, तो क जो है का को क्या हो जाएगा, गा जो है हो जाएगा, क ख गा व्यंजन संधि में, तो वाक जाल जो इसका बन जाएगा। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। इसके बाद इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में या अपनापन में। उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के सुर में लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहेंगे। जैसे विच्छेद है, यहाँ पर ये सुर में वी लगा है, और प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगेंगे, जैसे यहाँ पर पढ़ आई, ये जो है बाद में जो लगा है ये प्रत्यय है। इसके बाद है विच्छेद का जब हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा इसका, तो इसका जब हम संधि करेंगे तो जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, वी प्लस में छेद विच्छेद। इसके बाद है कौन सी कृति प्रबंध काव्य है, रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विषयपाई, बिहारी रत्नाकर। तो कौन सी कृति प्रबंध काव्य का उदाहरण है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा जो रचित है रामचरितमानस। इसके बाद है क्ष वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, इनको कहा जाता है संयुक्त वर्ण। अब कौन कौन से हैं यहाँ पर, और ये जो बना है क और स, इनके मेल से बना है संयुक्त वर्ण, इनको कहा जाता है। जैसे तरा आपने पढ़ा होगा, ता और रा के मेल से बना है। सरा होता है जैसे सा और रा के मेल से बनता है। इसी प्रकार से यहाँ परक्षा है। इसी प्रकार से जा होता है, जा और यहाँ के मेल से जो बनता है। इसके बाद है हिंदी के कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहायता से स्वीकार नहीं करते। उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है या उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो यहाँ पर कारण है, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। इसके बाद है त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है देश में बहुभाषी समाज के प्रवेश को बढ़ावा देना है, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना है, विदेशी भाषा से परिचित कराना है, या ये सभी है। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है, तो इसमें सभी आ जाएंगे। बहुभाषी समाज के प्रवेश को बढ़ाना, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना और विदेशी भाषा से परिचित कराना। तो ये हमारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर हमारे इंग्लिश ग्रामर जो है, इसके जो हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन ये आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियल फ्रेज। तो मुहावरे लोकोक्तियाँ जो है वो आ जाती है यहाँ पर। ए गुड स्मार्टिन, जो इसका मतलब क्या है, एक अच्छा सामने। हनेस्ट पोल्यूशन, गुड पेस्ट पर्सन, हेल्पफुल पर्सन, क्या नाम मतलब है इसका, और इसका अर्थ लिया गया है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, जेन्युइनली हेल्पफुल पर्सन, वास्तव में मददगार व्यक्ति। ए गुड स्मार्टियन का मतलब है एक वास्तव में एक मददगार व्यक्ति, हेल्पफुल पर्सन। इसके बाद है यहाँ पर, इसमें भी मुहावरे लोकोक्ति हैं। ब्लो हिज हॉर्न ट्रम्प्ट का मतलब क्या होता है, तो ब्लो हिज हॉर्न ट्रम्प्ट, तो उसे क्या कहा जाएगा, फ्लैटर्स प्रेस ओदर्स, एमनेसिस ओदर या प्रेसिस हिमसेल्फ। तो उसको जो यहाँ पर कहा जाएगा, कौन सा ऑप्शन डी में जो दिया गया है, प्रेसिस हिमसेल्फ, जो क्या है, स्वयं की प्रशंसा करता है।
इसके बाद आ जाता है व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर दिस स्टेटमेंट गिवन बिलो। ए प्लेस दैट प्रोवाइड्स रेफ्यूजी, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक जगह जो शरण प्रदान करती है। सेंटोरियम, शेल्टर, ऑफेंस या एसोलियम, क्या कहा जाएगा उसे? तो उसे कहा जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो जो दूसरों के रहने की शरण देगा उसे क्या कहा जाएगा? शरणार्थी, मतलब शरण उसको कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है इसका विपरीतार्थक। प्रगमेटिक जो दिया गया है इसका विलोम उल्टा बताना है। व्यवहारिक, तो कौन सा होगा इसका? अस्पष्ट कह देते हैं, और इसको निराशावादी हम कह देते हैं। कंफ्यूज मतलब जो भ्रमित होता है। आइडियलिस्टिक कह देते हैं आदर्शवादी को। तो यहाँ पर ये व्यवहारिक का जो विलोम बनाएंगे हम, तो कौन सा बनेगा? ये बनेगा आदर्शवादी, क्योंकि विपरीतार्थक बनाना है। इसके बाद है यहाँ पर सिम्फोनिक रिमार्क्स दैट दे वाज स्टिल नेव द फील्ड, तो इसका बताना है यहाँ पर क्या आएगा? वे उसकी टिप्पणियों से संक्षिप्त जो टिप्पणी है उनसे जानते थे कि वह अभी भी मैदान में अनुभवहीन था। तो क्या कहा जाएगा वजह से? तो यहाँ पर देखें तो इसका सी आंसर ऑप्शन डी वाला है। एमेच्योर उसको कहा जाएगा, अपरिपक्व कह देते हैं, मतलब जो अनुभवहीन हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, दे सन हिम बिकॉज ही वाज ए लेनिस मैन हु ऑलवेज लुक फॉर ए अपॉर्चुनिटी टू चीट अदर्स, मतलब उन्होंने उसे दूर रखना चाहा क्योंकि वह एक व्यभिचारी मनुष्य था जो सदैव दूसरों को धोखा देने का अवसर ढूंढता रहता था। चीट अदर्स मतलब दूसरों को क्या धोखा देने का मौका देता था। तो इसे क्या कहा जाएगा? लस्टफुल, भ्रामक, चालाक या बेईमान, तो उसे जो है लस्टफुल कहा जाएगा, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलिडे, सी सैड चेंज इनटू इंडायरेक्ट स्पीच, तो इंडायरेक्ट में बदलना है। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलिडे, ही सैड। तो जब हम इसे यहाँ पर चेंज करेंगे तो कैसे बन गए? तो ही सैड से शुरू हो जाएगा, ही सैड। तो वेयर आर यू गोइंग पूछ रहे हैं तो ही आस्क्ड हो जाएगा। ही आस्क्ड मी मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी वेयर, और यू का चेंज हो जाएगा आई में, वेयर आई वाज गोइंग, फॉर योर का हो जाएगा माई हॉलीडेज, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फॉर माई हॉलीडेज। इसके बाद है जाती है यहाँ पर प्रेपोजिशन, देयर वाज डस्ट द कारपेट, तो यहाँ पर क्या आएगा? और इसमें रहेगा जो ऑप्शन ए में है, अंडरनीथ। तो कहाँ पर थी? देयर वाज डस्ट अंडर द कारपेट, जो कारपेट जा उसके नीचे, जो कालीन जो था कारपेट उसके नीचे थी धूल। इसके बाद यहाँ पर भी जो प्रेपोजिशन आ जाती है, आई बॉट दिस पेन 5 रुपीज़, इन, विद, फॉर या फ्रॉम, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, तो यही आएगा। मैंने जो एक कलम जो है 4-5 रुपये में 5 रुपये में खरीदा था। नेक्स्ट आ जाता है, द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, द अंडरलाइन फ्रेज इज, तो ये बताना है इसका मतलब ऑन द टेबल।
द बॉय स्टूड ऑन द टेबल, लड़का जो था वो टेबल के ऊपर खड़ा हुआ था, जो वहाँ पर पब्लिक जो थी उनका ध्यान अपनी ओर जो है आकर्षित करने के लिए। तो ये नाउन है, संज्ञा है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्बल फ्रेज है। तो क्या है यहाँ पर ये? तो यहाँ पर जो इसको माना गया है ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऑन दी टेबल, टेबल के ऊपर। तो एडवर्बल जो फ्रेज है यहाँ पर इसको माना गया है क्रिया विशेषण वाक्यांश। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल में सेंसर योर लीव टुडे चेंज इनटू पैसिव। तो इसको पैसिव जो है उसमें बदलना है। द प्रिंसिपल में सेंसर योर लीव टुडे, तो जब हम इसे बदलेंगे तो कौन सा बनेगा? तो यहाँ से शुरू हो जाएगा योर लीव यहाँ से, और मे बी सैंक्शन बाय द प्रिंसिपल टुडे। योर लीव मे बी सैंक्शन, ये थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, बी लग जाएगा, सैंक्शन और बाय द प्रिंसिपल टुडे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर चेंज होगा, जो ऑप्शन डी जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। तो द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड क्या बनेगा इसका? तो इसका बनेगा ऑप्शन जो सी में दिया गया है, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। तो यही जो इसका बनेगा। इसके बाद है यहाँ पर चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर एक क्या है, इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट इनमें कौन से वाला है? हिज टी शर्ट आर लूज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, हर हेयर इज थिक। तो कौन सा है यहाँ पर? अब इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में है, द कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल और इज, तो इसी कारण से यहाँ पर इनकरेक्ट है। हिज टी शर्ट आर लूज, माई बुक्स आर पॉलिश्ड, हर हेयर इज थिक। तो ये सारे ठीक हैं इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट सेंटेंस हमने बताना था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर मिसस्पेल्ड वर्ड है। मिसस्पेल्ड कौन से वाला है? अब मिसस्पेल्ड को अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, तो यही जो है यहाँ पर इसका गलत माना गया है। यहाँ पर इसका देखें तो क्या बनना चाहिए था, SURFEIT। तो ये इसका बनता SURFEIT, SURFEIT, एक्सेस मतलब होता है इसका। इसके बाद है आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। व्हेन आई अराइव्ड, अनु हैज जस्ट लेफ्ट। व्हेन आई अराइव्ड, हनु हैड जस्ट लेफ्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट है या कंटिन्यूज है। अब कंटिन्यूज की तो पहचान यही है, उसमें ING आपको लगा हुआ दिखाई देगा, तो ये तो इनमें नहीं है। अब कौन से वाला है फिर? प्रेजेंट मतलब जो काम अभी हो रहा है, और पास्ट जो हो चुका है। तो जब आया तो जा चुकी थी मतलब भूतकाल की बात हो गई, पास्ट की, तो यही बन जाएगा इसका पास्ट परफेक्ट। इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अंकों का जोड़ा बाकी 3 जोड़ों से अलग है। अब एक अलग है यहाँ पर। अब ये कौन सा है जो यहाँ पर बी में दिया गया है? 42 और 29। 42 और 29 में क्या एक सम संख्या है और दूसरी विषम है। बाकी अन्य जो जोड़े हैं इसमें दी गई दोनों ही विषम संख्याएं हैं।
जैसे यहाँ पर एक ये है, एक ये है, तो बाकी में देखें तो 5 9 4 7 5 7 7 3 6 1, तो इसी में ये यही सम है और सारों में अलग अलग है। इसके बाद है बर्फ का संबंध जैसे ठंडे से है, इसी प्रकार पृथ्वी का संबंध भार, जंगल, गुरुत्वाकर्षण या महासागर से है। तो जैसे बर्फ ठंडी होती है तो इसी प्रकार पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। इसके बाद है दी गई श्रृंखला में एक संख्या गलत है, नीचे दिए गए विकल्प से गलत संख्या का पता लगाएं। तो यहाँ पर गलत है अब एक, तो कौन से वाली है, तो 5 27 61 122 213 340 509। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 में अगर 19 जोड़ते हैं तो ये 24 है। 24 में जब हम 37 जोड़ेंगे 61, 61 में 61 जोड़ेंगे 122, 122 में 91 213, ऐसे ही 127 और 169। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 18 24 30 36 और 42, तो ये क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो ये जो 27 जो है इसके स्थान पर 24 जो है यहाँ पर बनेगा। तो इसी कारण से जो ऑप्शन ए को यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, उसी प्रकार पश्चिम का संबंध किससे है। तो जैसे यहाँ पर ये दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब एक दिशा ये भी है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व हो जाएगी। एक ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये यहाँ पर दक्षिण था, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इसी प्रकार से ये है, क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। इसी प्रकार से ये बन जाएगा, तो ये क्या है, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो दक्षिण का संबंध जैसे दक्षिण है, दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण का संबंध उत्तर पश्चिम से है। उसी प्रकार पश्चिम का संबंध बताना है। इसका संबंध जब इससे था तो इसका संबंध किससे होगा, तो ये उत्तर पूर्व से हो जाएगा। तो यही बन जाएगा इसका ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है, यदि शनिवार से आरंभ होने वाली 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार का अवकाश हो तो उस महीने में कार्य दिवस कितने होंगे। यदि शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश हो तो कितने कार्य दिवस होंगे इसमें। तो उसमें होंगे 24, ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं, क्योंकि 2 8 9 16 23 30 इस प्रकार से दिन होंगे। तो 30 में से 6 कम कर लेंगे हम, 24 जो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यदि जमा से अभिप्राय गुणा, भाग से अभिप्राय जोड़ना, माइनस से अभिप्राय गुणा हो तो दी गई व्यक्ति को ज्ञात कीजिए। तो ये जो चिन्ह है इनके स्थान पर आपने ये वाले रखने होंगे। जैसे जमा से अभिप्राय घटना है, घटाना ये वाला, गुणा से अभिप्राय विभाजन है भाग, तो ये वाले जो इनके स्थान पर रखने होंगे। बोर्ड मास वाला यहाँ पर नियम आपने लगाना है। तो इसका जो है फिर क्या आएगा, इसका जाएगा 140 प्लस में 60, तो ये 200 जाए निकल के आएगा। भाग गुणा जमा माइनस, पहले भाग फिर गुणा जमा माइनस। इसके बाद है दी गई उत्तर आकृति में से उस सही आकृति को चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, ये वाली। तो किसमें है आकृति, यहाँ पर अगर हम आकृति की बात करें तो
ऑप्शन जो बी है इसमें दी गई है। इसके बाद इनमें से कौन सा एक बाकी तीन से भिन्न है? साइकिल, स्कूटर, कार, तांगा। तो आसानी से या यहाँ पर आपको पता भी लग जाएगा। तो कौन सा है यहाँ पर अलग? इसमें कार, स्कूटर, तांगा। तो कार अलग है क्योंकि इसमें 4 पहिए हैं। इसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के पैटर्न को जारी रखेगा। तो यहाँ पर बताना कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पर क्रम देखना है कौन सा वाला चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा क्रम चला हुआ है? तो 3 4 3 4 ये वाला कुछ क्रम जो है यहाँ पर चला हुआ है। तो इसी आधार पर फिर इससे आगे आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं इसमें। तो एन और सी जो है यहाँ पर इसका बनेगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद कौन सा एक बाकी तीन से भिन्न है? अब एक अलग है यहाँ पर और अलग कौन से वाला है? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया है PRBX, तो यही जो अलग है। क्योंकि अगर हम अन्य का देखें तो इसमें 2 3 और 4 का क्रम चला हुआ है सभी। ऐसे इसमें भी 2 3 4 का क्रम है। यहाँ पर भी 2 3 और 4 जो अल्फ़ाबेट है उनका क्रम है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें तो यहाँ पर देखें तो D E F G H B C D E F M N O P Q। यहाँ पर देखें तो M N O P Q R। तो इसी कारण से ये अलग है। तो इस प्रकार से जो हमारी इस क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।